तो बिहार में बदला राज, नई टीम का चुनावी प्लान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और जिस तरीके से बिहार की सियासत यू टर्न ले चुकी है, बड़ी खबरें हमारे पास हैं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। और नीतीश महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। नए साथियों के साथ आज नीतीश की मीटिंग भी होने वाली है। बड़ी खबरें इसको लेकर हमारे पास हैं। जी आपको बता दें, लालू और तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी को ईडी ने समन जारी किया है। अब पूछताछ होनी है। लालू को आज और तेजस्वी को कल पेश होने का निर्देश भी दिया गया है। तो बिहार में सियासी महासंग्राम के बीच आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होने वाली है। बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। जी हमारे संवाददाता भी पटना से लाइव इस वक्त जुड़ेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, आज ईडी के सामने पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पटना दफ्तर में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है लालू यादव को। जमीन के बदले नौकरी घोटाला और जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू से पूछताछ होनी है। कल तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और रुपेश कुमार हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। कुमार, विक्रांत राहुल की न्याय यात्रा से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ एक और सहयोगी रजनीश रंजन भी पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रुपेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कल बड़ा परिवर्तन हुआ बिहार की सियासत में और आज लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल आज मौसम में घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से सियासत पर जो कोहरा छाया हुआ था वो कोहरा छट गया है। और जो बदलाव हुआ है, एक तस्वीर मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प है। और तरह तरह के पोस्टर बिहार में लगे हुए हैं। अगर राजधानी पटना में देखें तो तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन एक पोस्टर मेरे सामने जो है, फर्श से अर्श तक, ये लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार है। किस तरह से लालू का परिवार था और कैसे उनकी स्थिति थी। और उसके बाद से तेजस्वी यादव प्लेन में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी है, ये बिहार की सियासत की कहानी है। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ, 5 दिन पहले इसी सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी से लेकर तमाम बड़े नेता सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हुए थे इसी सड़क पे। और सड़क से लेकर के सत्ता तक पहुंचने में मात्र 3 दिन लगा है। और अब नीतीश कुमार लेकिन बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें और इसी को लेकर जानकारी आपसे लूंगी, क्योंकि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक पर सबकी नजर है। वहीं लालू यादव की ईडी के सामने जो पेशी होनी है, उसको लेकर रजनीश हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। वहीं राहुल गांधी की बिहार में होने वाली एंट्री पर भी कुमार विक्रांत से होगी बात। लेकिन उससे पहले बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि अभी खेला होना बाकी है। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। खेल हो चुका है या खेल होना अभी बाकी है, ये बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच बिहार में राहुल की न्याय यात्रा की एंट्री को लेकर भी आज सबकी नजर है, क्योंकि बिहार के किशनगंज में दाखिल होने वाली है न्याय जोड़ो यात्रा। किशनगंज में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और बिहार कांग्रेस सभी बड़े नेता इस यात्रा में रहेंगे शामिल। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ है। और कुमार विक्रांत, इस न्याय जोड़ो यात्रा में लोकसभा सीटों के जिस विजन के साथ ये रूट तय किया गया था, क्या इस बदलते समीकरण के बाद ये विजन भी ब्लर हो गया है? जी देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा
बंगाल से निकल चुकी है और आप कह सकती हैं कि दोपहर 12 बजे करीब अंदाज़ा है कि किशनगंज बिहार में पहुंच जाएगी। इस वक्त इस्लामपुर उत्तरी दिनाजपुर जो ज़िला है बंगाल का वहां पर है। पीछे आप देख सकते हैं बस में राहुल गांधी मौजूद हैं और यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात, इंडिया गठबंधन को जोड़ने को लेकर जब सवाल आता है तो नीतीश कुमार छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार कहा गया, खड़गे की ओर से कहा गया कि ममता इस यात्रा में शामिल हो, उनको निमंत्रित किया गया, वो बंगाल में शामिल नहीं हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल ममता का बिना नाम लिए एक अपील की कि बंगाल के लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने बहुत योगदान दिया था, तो ऐसे में आज नफरत के खिलाफ लड़ाई में पूरे बंगाल को साथ देना चाहिए। तो एक अपील राहुल गांधी की तरफ से रही है। और जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको कहीं पर भी भाषण नहीं देने दिया गया पूरे बंगाल में अभी तक। तो पूरी तरह से कांग्रेस कोशिश में है कि नीतीश के जाने के बाद कम से कम बंगाल में ममता को नाराज न किया जाए, उनका ईगो ना हर्ट हो। लेकिन बिहार पहुंचते ही राहुल गांधी क्या कहेंगे नीतीश के जाने के बाद, यही बात देखने लायक होगी कि बिहार पहुंचने के बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं। एक तरफ तो बंगाल जब पहुंची थी उनकी यात्रा, तो राहुल गांधी ने क्या कहा ये सबके सामने है और कैसे निशाना साधा। लेकिन अब कोशिश ये है कि ममता बनर्जी को कम से कम इंडिया गठबंधन में रखें। नीतीश कैबिनेट की आज पहली बैठक होने जा रही है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, सुबह 11:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी। कल सरकार बनने के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं होगा। जो जानकारी मिल रही है, नीतीश कुमार के पास ही सभी अभी विभाग रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही बटेंगे विभाग। रजनीश और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, इंतजार 11:30 बजे का होगा, पहली बैठक नई सरकार की, नई नीतीश सरकार की। देखिए, पहले मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि लालू प्रसाद यादव को जो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, कल तेजस्वी यादव को बुलाया है। राष्ट्रीय जनता दल इस पर बहुत आक्रामक है और सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का ये आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज सम्मन है लालू यादव को जमीन के बदले नौकरी के मामले में, कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। लगातार आप लोग इस पर सवाल उठाते रहे हैं, आज लालू यादव पेश होंगे? नहीं, ये सवाल तो पूरा देश की जनता उठा रही है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हमारे विरोधी, तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को। तो सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा और जनता की अदालत में तो सब कुछ का फैसला होगा ही। भाई, आप आईटी, ईडी, सीबीआई से लड़ाई जीतना चाहते हैं हर विरोधी दलों के यहाँ। आज देखिए, चाहे बंगाल में ममता दीदी हो, चाहे जहां भी हो, शरद पवार जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जो हो, केजरीवाल जी हो, तो ये सब जो हो रहा है ये सब जनता देख रही है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी चाहे लाख ये चाह ले, लालू प्रसाद जी को डराना, इन जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करना, सबको पता है उनकी तबीयत नासाज रहती है। लालू जी सहयोग करेंगे ईडी को, और ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता भी ईडी के दफ्तर पर पहुंचे। देखिए, मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन जांच एजेंसियों का पूरा सम्मान किया है, सहयोग किया है, माननीय न्यायालय का सहयोग किया। आपने देखा कितनी बार उनके घरों में जब तब जांच एजेंसियां आती रहती हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा तो सब दिन उनको सहयोग किया गया है। ये राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी से नहीं लड़ पा रहे। अब देखिए बिहार में कल क्या हुआ। तो इसलिए लालू प्रसाद जी जिस विचारधारा के लिए, गरीब गुरबों के लिए, जो नौजवान किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और हकूक की वंचित शोषित, वो लड़ाई जारी रहेगी। बाकी सर, हमने सुना है कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचेंगे, क्या दबाव बनाया जाएगा? ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है। कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है? लंबे समय से जो तेजस्वी यादव जी ने होश भी नहीं संभाला होगा, तब से लगातार जांच एजेंसियां बार बार मिलता क्या है, कई तरह के आरोप लगाए गए, कई तरह के भ्रम फैलाए गए। लालू जी के पास
लेकिन मिला क्या, हकीकत क्या? देखिए, हम तो यही जानते हैं लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं है, वो अपना काम करें, लेकिन उनके साख पर तो बट्टा लग ही रहा है। जो एक समय साख हुआ करता था कि सीबीआई का, जांच एजेंसियों का, ईडी का, आज क्या हाल हो गया? आए दिन लोग देख रहे हैं, यहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, अपने विरोधियों के यहां। एक राजनीतिक प्रश्न, कल की घटना के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया कि 2024 में ही जदयू खत्म हो जाएगी, और एक बहुत महत्वपूर्ण बयान प्रशांत किशोर का आया है। राजनीतिक अभी बातचीत आगे भी जारी रखिए, आपके पास में रजनीश वापस लौटती हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार का कांग्रेस पर बड़ा हमला। दुर्गति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। डेढ़ वर्ष की लंबा अंतराल और माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर इंडिया ब्लॉक बना। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात अगर देश के अंदर कोई किया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान करना इनके राजनीति का डीएनए नहीं है। तो स्वाभाविक है, जो हस्र होना था वो राहुल गांधी जी जा रहे हैं बंगाल तो ममता बनर्जी जी अलग, बिहार में इनका गृह प्रवेश होने वाला है तो माननीय नीतीश कुमार जी अलग। तो कांग्रेस अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेवार है। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, मंत्रिमंडल बैठक को लेकर एक क्विक अपडेट, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि राहुल जिस तरीके से लोकसभा सीटों को बिहार में इस यात्रा के दौरान कवर करने वाले हैं, बदलते समीकरण के तहत क्या माना जाए इस स्थिति को? देखिए, बिल्कुल 11:30 बजे से नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें नीतीश कुमार के अलावा जो 8 मंत्रियों ने शपथ ली है वो सभी शामिल होंगे, लेकिन किसी के पास पोर्टफोलियो का वितरण नहीं हुआ है, लिहाजा जितने मंत्री हैं वो बिना विभाग के होंगे और एक औपचारिक बैठक होगी। 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, लिहाजा उसके पहले मंत्रिमंडल का, पूर्ण मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी कर लिया जाएगा। उसके बाद से विभागों का बंटवारा होगा, फिर एक कैबिनेट की बैठक होगी बजट सत्र के शुरू होने के पहले। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आज बिहार उनकी यात्रा प्रवेश कर रही है, बिहार के बाद वो फिर बंगाल में जाएंगे, बंगाल से फिर बिहार और उसके बाद से उत्तर प्रदेश। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बहुत पहले ये कहा था कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस की कोई चिंता नहीं है, उसी के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया जाएगा। ये जेडीयू का प्लान है। बिल्कुल रुपेश, जो ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है लगातार, और मैं आपको रोक रही हूँ रुपेश, जो पहली बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति पर लगातार नजर है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा सामने आया है। 7 दिनों के अंदर पूरे देश में सीएए लागू होगा। ये बहुत बड़ा बयान है। सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, शांतनु ठाकुर की तरफ से कहा गया, दावा किया गया है, गारंटी दे रहा हूं कि देश में 7 दिन में लागू होगा सीएए। और दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप की रैली में दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कहा है, आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीएए लागू होबे, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। तो शांतनु ठाकुर को आपने सुना, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उनकी तरफ से इतना बड़ा दावा किया जाना एक सार्वजनिक रैली में ये बड़ी बात है। सीएए कानून को लेकर दावा किया गया है कि 7 दिन में देश में, पूरे देश में लागू होगा सीएए। और क्या कुछ क्या मायने निकाले जा रहे हैं उनके इस बयान के, दावा किस तरह का किया गया है। रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, सार्वजनिक मंच पर इतनी बड़ी बात बोल देना और दावे के साथ 7 दिनों में लागू होगा सीएए और पूरे देश में, बड़ी बात कह दी शांतनु ठाकुर ने। देखिए, शांतनु ठाकुर जो कम्युनिटी पे आता है उसका वो कम्युनिटी है मथुआ कम्युनिटी, और मथुआ कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिनको सीएए का सबसे ज्यादा डर भी है और उसके सबसे ज्यादा खुशी भी है, क्योंकि एक सेक्शन है जिनको ये कम्युनिटी को वोट देना होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप वोट देते हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस कह रहा है, तो ये यहाँ के नागरिक हुए, और अगर जो लोग वोट नहीं देते हैं तो वो कैसे नागरिक हुई, ये भी सवाल उठा रही। और इसी बात को देखते हुए शांतनु ठाकुर ने जो कहा है
वो बेशक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी की तरफ से इसका कोई पुष्टिकरण नहीं किया जा रहा है। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, ये शांतनु ठाकुर का खुद का स्टेटमेंट है, बीजेपी इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और पूरे इसको लेके सवाल उठा रहा है कि ऐसा एक स्टेटमेंट एक स्वराष्ट्र मंत्री ना देके, प्रधानमंत्री ना देके, एक जहाज मंत्री ऐसे कैसे दे रहे हैं। जी चलिए, नजर बनाए रखें आगे भी इस बारे में। रवि दत्ता, आपसे अपडेट लेंगे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच आज की एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर वीएचपी का बड़ा बयान। ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत। रिपोर्ट से साबित हुआ ज्ञानवापी एक मंदिर, हिंदुओं को मंदिर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट से अपील की है कि ज्ञानवापी को मंदिर घोषित किया जाए और जगह को हिंदू समुदाय को सौंपने के साथ ही तथाकथित वसुखाना क्षेत्र में पाए गए शिवलिंग की सेवा पूजा करने की अनुमति दी जाए। वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बयान में कहा, एएसआई द्वारा जुटाए गए सबूत और निष्कर्ष से ये साबित करते हैं कि इस पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था और वर्तमान में ये एक हिंदू मंदिर है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4 के अनुसार भी ढांचे को हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंदिर के ढांचे का एक हिस्सा, विशेष रूप से पश्चिमी दीवार, हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। मैं समझता हूं कि हम ये साबित कर सके हैं एएसआई रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है हिंदू समाज को, जिसको वजूखाना कहा जाता था, उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट सबके सामने है। ये रिपोर्ट बताती है कि सनातन लिखे इतिहास से ये परे है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अपनी रिपोर्ट में वह सारे प्रमाण शामिल किए हैं। उनसे साबित होता है कि जिसको ज्ञानवापी मॉस्क कहते हैं, वह तो एक हिंदू मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है। उस रिपोर्ट में यह भी है कि उस मस्जिद के कुछ हिस्से, खास तौर पे वेस्टर्न वॉल की तरफ का, तो पुराने मंदिर की दीवारों पर ही खड़ा कर दिया गया है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है। एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अहम सुनवाई को लेकर खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति के फैसले पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा रखी है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतिम रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो अवैध था, उसे खारिज किया जाए। कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए, मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए। हिंदू समाज में ये मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यह पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। और राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की अवैध संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलेगा। यहां के मंत्री मदन दिलावर ने ये चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि
अवैध संपत्तियों को ढहाने में उन्हें अगर नियमों के उल्लंघन के लिए फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं होगी। दिलावर ने कहा कि अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जाएगा। एक आधिकारिक बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने ये चेतावनी दी। मदन दिलावर ने अधिकारियों को ऐसे सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले दर्ज हैं, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में अब तक कार्रवाई से बच गए हैं। इससे पहले दिलावर ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने उन शिक्षकों के खिलाफ भी बुलडोजर और बर्खास्तगी की चेतावनी दी थी कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद अब केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने साफ कह दिया कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले दाव आजमाएगी। नीतीश के महागठबंधन छोड़े कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि इधर केजरीवाल के एक ऐलान ने इंडिया अलायंस में बड़ी हलचल मचा दी। हरियाणा के जींद में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन अक्टूबर में होने वाले विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस, बीजेपी, जजपा और दूसरी पार्टियों से ज्यादा मजबूत संगठन है। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी, आम आदमी पार्टी का है। इतना बड़ा संगठन बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, जेजेपी का भी नहीं है, किसी पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना बड़ा आज आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया। केजरीवाल ने भले ये कहा हो कि आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। देखना होगा कि आने वाले समय में इसका क्या असर होता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षार्थियों की हौसला अफजाई करने जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा एक बार फिर होने जा रही। 2024 के तहत दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है। परीक्षा पे चर्चा 2024 के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज गुरु मंत्र देंगे। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों से बोर्ड परीक्षा पर बातचीत करेंगे और उन्हें तनाव मुक्त होने का मंत्र भी देंगे। छात्रों के साथ बातचीत में पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी की चुनौतियों से निपटने के लिए टिप्स देते हैं। इस बार कार्यक्रम के 2 करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार परीक्षा पे चर्चा के लिए 2,26,31,698 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। वहीं 14 लाख से अधिक शिक्षकों और 5 लाख अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री की इस मास्टर क्लास का सभी राजकीय, अशासकीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों, छात्रावासों, डाइट, SCERT और विभागीय कार्यालयों में लाइव प्रसारण देखा जाएगा। सांसद, क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के अलावा ब्लॉक प्रमुख समेत पंचायत सदस्य भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। बड़ी खबर, यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति को लेकर एक मसौदा तैयार किया है जिसका विरोध भी किया जा रहा है। भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश को लेकर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। दिशा निर्देशों पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इनमें ज्यादा संख्या विरोध करने वालों की है। कहा जा रहा है कि ये सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और असंवैधानिक है। यूजीसी चेयरमैन को इस बाबत एक पत्र भी लिखा गया है। मामले को लेकर लेफ्ट के तमाम संगठन आज यूजीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। जेएनयू में भी प्रदर्शन होंगे। मसौदे के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी विभाग में आरक्षित SC या ST या OBC श्रेणियों पर अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में उसे अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने इस परिस्थिति स्पष्ट करते हुए जारी संदेश में कहा है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सभी शैक्षणिक पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन इन टीचर कैडर एक्ट 2019 के आधार पर भर्तियां होती हैं। इस कानून के लागू होने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी आरक्षित वर्ग को आरक्षित नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को 2019 के कानून का सख्ती से पालन करते हुए नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।
और बात मौसम की, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम खुशगवार एक बार फिर हो गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर इन दिनों रौनक लौट आई है। बर्फबारी कम होने की मायूसी खत्म होने लगी है। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, गुरेज, बंगस घाटी, जोशीला पार्क, बांदीपोरा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग और अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से तापमान गिर गया है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से एक बार फिर ठंड ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। सोनमर्ग में भी कल शाम बर्फबारी हुई। लोगों का मानना है कि अगर 20 दिन तक बर्फबारी ऐसे ही जारी नहीं रही तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई झरने बंद हो गए हैं। गांदरबल में इस बर्फबारी की लोगों को लंबे समय से उम्मीद थी। हालांकि यहां हल्की बर्फबारी ही हुई है, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस बर्फबारी से व्यापार बढ़ने के आसार हैं। इधर जम्मू के सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी में हल्की धूप और बादल की आंख मिचोली जारी है। और ग्रेटर नोएडा में हैरान करने वाली घटना की तस्वीरें अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा, जहां देखिए कैसे सुरक्षा कर्मियों का रेजिडेंट पर यह हमला हुआ। सोसाइटी में रहने वाले शख्स की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, सोसाइटी के अधिकारी पर हमला कराने का आरोप लगा है और सुरक्षा कर्मियों के हमले की ये तस्वीरें देखिए। हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पीड़ित ने अब पुलिस में जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है ये पूरा मामला, उस बारे में करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। अरे 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 खुद मार रहे, अरे 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 खुद मार रहे हो, अरे क्या है क्या, अरे क्या है तुम्हारा, अरे 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 खुद मार रहे, अरे 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 खुद मार रहे हो, अरे क्या है क्या, पुनीत क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो है मामला, सिक्योरिटी गार्डों ने सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स की बहुत ही बेरहमी से पिटाई की और आरोप ये लग रहा है कि एडहॉक एओए के कहने पर लाठी डंडों से ये हमला किया है। पूरा जो मामला है वो आम्रपाली लेजर पार्क में है और कई जो कह सकते हैं कि जो वीडियो दिखा रहा है उसमें दर्जन भर गार्ड्स ने रेजिडेंट्स पर हमला कर दिया है और बुरी तरीके से उनको पीटा गया है। जो गार्ड्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा शिकायत की गई है। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इसमें अवनीश कुमार जो है उनको बुरी तरीके से चोट लगी है और इस पूरे मामले में आरोप ये भी लग रहा है कि गार्ड ने शराब पी रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस ने उनका मेडिकल नहीं कराया। विवाद की शुरुआत सोसाइटी में डिलीवरी बॉय को गार्ड द्वारा रोकने से हुई थी। जो गार्ड था उसने डिलीवरी बॉय को रोक लिया था। जब पीड़ित इनके बीच बचाव में आया तो एओ के इशारे पर सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स ने उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सोसाइटी में बहुत ज्यादा रोष है कि किस तरीके से गार्ड्स अपनी गुंडागर्दी करते गए हैं और आरोप एओए के कहने पर लग रहा है। मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पुनीत। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में वजीराबाद थाना परिसर में आग लग गई है। थाने में खड़ी सीज गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और थाने में लगी आग में 200 से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई। ये देखिए, ये तस्वीरें वाकई भयानक तस्वीरें हैं। 250 से ज्यादा मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई है। कबाड़ खाने में लगी आग थाने तक फैल गई थी और फिर उसके बाद ये मंजर सामने आया। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज हटाने पर तनाव फैला हुआ है। बीजेपी और जेडीएस और बजरंग दल सड़क पर उतर आए। भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात है। 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारा गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।